जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की आज की इंपॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आप बार बार कह रहे थे भी बड़े प्रश्नों का भी अभ्यास करवा दो, तो चलिए आज हम बड़े प्रश्नों का अभ्यास है वो भी स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि पूर्व में भी अपने अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन आज से हम पुनः हर चीज़ को रिवाइज करते हुए जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सुपर इंपॉर्टेंट बड़े प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। आपको पता है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का शीत युद्ध का दौर, वो टोटल 8 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर के एक नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न हैं वो 2 नंबर के आएंगे। तो आज हम इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है और अपना जो मिशन है अब की बार 90 पार। विश्वास कीजिएगा अपने इन प्रश्नों से, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो अपने जो अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का है चाहे वो बड़े प्रश्नों का है, पेपर इनके इर्द गिर्द यानी इन्हीं में से ही आपको मिल जाएगा। एक चीज और बता दूं फिर स्टार्ट करते हैं। इनके उत्तर अगर आपने पूर्व में ही अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो आप उन्हीं को तैयार रखिएगा। बस ये है भी यहाँ आपको ये भी चीज साथ में मिल जाएगी भी किस प्रश्न का कितना सा उत्तर हमें लिखना होता है, यानी बड़े प्रश्नों को कैसे लिखना होता है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, छोटे प्रश्न सिंपल से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है शीत युद्ध किसे कहते हैं, कोल्ड वार किसे कहा जाता है। ये तो एक सामान्य प्रश्न हुआ जो किसी के साथ जुड़कर भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना रहे लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हो तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। यानी 2 आदमी लड़ने को तैयार है लेकिन लड़ते नहीं है, खाली गाली गलौज करते हैं, तो वो शीत युद्ध है भाई, कोल्ड वार। अगला प्रश्न है 2 नंबर के हिसाब से, शीत युद्ध के 2 प्रमुख कारणों को लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न। शीत युद्ध के 2 कारण क्या है, वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, जुबानी लड़ाई। तो 2 प्रमुख कारण है। नंबर 1, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। दोनों बताना चाहते हैं भी मैं पावर हूं, यानी मैं महाशक्ति हूं। तो दुनिया में महाशक्ति बनने की होड़ है, मूल बात यह है। दूसरा, विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव कम करना चाहता है तो सोवियत संघ पूंजीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो भी अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है। तो महाशक्ति बनने की होड़ और दूसरा विचारधारा की लड़ाई, साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई, ये 2 प्रमुख कारण हैं। आप शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का प्रश्न होगा तो 2 में से 2 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है शॉर्ट के रूप में, ये नाटो का पूरा नाम लिखिए, क्योंकि आप कह रहे थे ना भी फुल फॉर्म वाले भी साथ में बता दो, तो कुछ वो चीजें भी जोड़ ली है। हालांकि एग्जाम तक अपना अभ्यास निरंतर रहेगा। नाटो का पूरा नाम आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, वो आपकी इच्छा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये लिखें, चाहे आप उत्तर अटलांटिक संधि संगठन लिखें। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, दोनों में लिखो, वो आपकी मर्जी है। नंबर जितना का होगा उतना मिल जाएगा। अगला प्रश्न है नाटो संधि की स्थापना कब की गई और इसका मुख्य कार्य क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई, 1949 में हुई। नाटो संधि के मुख्य कार्य, इस प्रकार से आप हेडिंग बनाकर भी कर सकते हो, जैसे नाटो संधि की स्थापना की, इसको अंडरलाइन कर दिया। नाटो संधि का मुख्य कार्य क्या है ये लिखकर इसको अंडरलाइन करके आगे लिख दिया। भी इस संधि में शामिल देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो संधि में शामिल दूसरे देश भी इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। वर्तमान में आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में यही तो लड़ाई हो रही है। यूक्रेन नाटो का मेंबर होना चाहता है और रशिया नहीं चाहता भी वो नाटो का मेंबर हो। अगला प्रश्न है वारसा संधि। आपको पता है नाटो अमेरिका द्वारा लाया गया एक सैन्य संगठन था, तो उसके एवज में विपक्ष में कौन लेकर आया, सोवियत संघ वारसा संधि लेकर आया। उसकी स्थापना कब हुई और उसका मुख्य कार्य क्या है। तो स्थापना 1955 में, मुख्य कार्य है नाटो संगठन में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। नाटो संगठन में शामिल जो देश हैं उनका यूरोप में मुकाबला करने के लिए वारसा संधि लाए थे, लेकिन आपको पता है वर्तमान में यह अस्तित्व में भी नहीं है। अगला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुपर महा डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है छोटे देशों के महाशक्तियों से जुड़ने के क्या कारण थे। ऐसे क्या कारण थे छोटे देशों के महाशक्ति यानी छोटा बड़े से क्यों जुड़ना चाहता है।
क्यों जुड़ना चाहता है, उसके कारणों की बात करें। समझिएगा, दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। एक तो महाशक्ति यानी बड़ा आदमी छोटों से क्यों जुड़ना चाहता है, और एक है छोटा आदमी बड़ों से क्यों जुड़ना चाहता है। दोनों के उत्तरों पर गौर कर लेना, प्रश्न की भाषा समझ लेना। तो अब यहां छोटा बड़े के साथ संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है, क्या उसके लाभ हैं, उसकी बात। तो देखिएगा, छोटे देशों के महाशक्तियों से जुड़ने के कारण या लाभ क्या है। एक तो इन्हें सुरक्षा का वादा मिलता है। छोटा आदमी चाहता है बड़े आदमी का सिर पर हाथ है तो सुरक्षा का वादा मिल गया, और जरूरत पड़े तो हथियार मिल जाते हैं बड़े से, और तीसरा पैसों की जरूरत हो, कहीं तंगी हो तो आर्थिक मदद मिल जाती है। तो सुरक्षा मिलती है, हथियार मिलते हैं और आर्थिक मदद मिलती है। इसलिए छोटे देश, छोटा आदमी बड़े आदमी से यानी महाशक्तियों के साथ अपना जुड़ाव है वो रखना चाहता है। तो दो तो जरूर याद रखिए इनमें से। अगला प्रश्न है ये जो मैं अभी बात कर रहा था। अब ये प्रश्न है, बड़ा आदमी छोटे आदमी से संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है, यानी महाशक्ति छोटे देश की तरफ आकर्षित क्यों है। दो तरीके की से प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर सेम रहेगा। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों ने क्यों आकर्षित किया, कोई दो कारण लिखिए। दूसरा, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई दो कारण बताइए। प्रश्न की भाषा कैसे आ जाए, आप तो समझना छोटे बड़े की बात हो रही है, बड़े छोटे की हो रही है। तो दो प्रमुख कारण या लाभ है। एक तो पहला, प्राकृतिक संसाधन, यानी महाशक्तियों को प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल आदि प्राप्त कर सकते हैं। महाशक्ति अपनी आर्मी किसी देश में भेजेगी तो वहां रोज वो चीजें कहां से, वहां अपने देश से थोड़ी भेजेगी, तो जिस देश से है वहां से उसको छोटे देश से सहयोग मिल जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन खनिज तेल वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सैनिक ठिकाने स्थापित करके महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी है वो भी कर सकती है। तो जासूसी करने में, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करने में जो छोटे देश हैं उनसे लाभ प्राप्त हो जाता है बड़ी शक्तियों को, महाशक्तियों को, इसलिए जुड़ाव रखना चाहते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ एक और भी है, अगर वो दो में नहीं हो तो ये तीसरा, तो तीन में से दो करने हैं। ये छोटे देश सैन्य खर्च उठाने में भी मदद कर सकते हैं, आर्मी का खर्चा, रोटी पानी की व्यवस्था कर देते हैं। तो इन तीनों में से कोई दो याद रख लीजिएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, अच्छे से याद है आपको, पता है शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना हो गई थी, जैसे परिस्थितियां अब देश में बनी हुई है। 2 नंबर का प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट, पहले हेडिंग बना लेंगे, अंडरलाइन कर दीजिए। यह शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी। सोवियत संघ के नेता उस टाइम थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में वहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। तब अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े को आगे कर दिया था ताकि क्यूबा की तरफ से जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जा सके। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी कि युद्ध होकर रहेगा। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है और क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। इतनी बात आप लिख सकते हो 2 नंबर के अंतर्गत। हाँ, हालांकि आपकी अगर इसमें भी एक आधी लाइन कम करते हो, अपने हिसाब से लिखते हो, या एक आधी बात इसमें आप और भी ऐड करना चाहें, भी उस टाइम भी क्यूबा का जो प्रमुख था वो कौन था, अमेरिका का कौन था, ये चीजें भी ऐड करो, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। भी बहुत बड़ा उत्तर लिखकर हम टाइम खराब भी नहीं करें, इन चीजों को भी अपने को ध्यान में है वो रखना होता है। और आपको पता है उन तीनों के प्रमुख कौन थे उस टाइम, इसके बाद आपको अच्छे से पता होगा भी क्यूबा का फिदेल कास्त्रो था, अमेरिका का उस टाइम जो मुखिया था वो केनेडी था, और सोवियत संघ का अभी इसमें जिक्र किया निकिता क्रुश्चेव था। तो वो भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पर रहेगा, वरना 2 नंबर में इतना उत्तर पर्याप्त है। अगला प्रश्न एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में किसी बड़े के साथ जुड़कर आ सकता है। गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। हम बात करते हैं ना, भी 2 गुट बन गए, एक सोवियत संघ एक अमेरिका, तीसरा गुट जिसको कहते हैं भी वो जो दोनों गुट में शामिल नहीं हुआ वो तीसरा गुट, तीसरी दुनिया जिसको कहते हैं, वही तो है गुट निरपेक्षता, नाम NAM। तो किसे कहेंगे, हेडिंग बना ले, पहले गुट निरपेक्षता अंडरलाइन कर दें, फिर लिखें दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी गुट में शामिल न होने की नीति ही गुट निरपेक्षता कहलाती है। 2 बड़ी महाशक्तियों के जो गुट थे उनमें शामिल नहीं होना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता के आंदोलनों के संस्थापकों और उनके देशों के नाम लिखिए। यह सुपर डुपर प्रश्न है भी, कोई प्रश्न कमजोर नहीं है इनमें से, ध्यान रखिएगा। तो 5 के देशों के नाम और व्यक्तियों के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब भारत की तरफ से गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक
पंडित जवाहरलाल नेहरू। युगोस्लाविया की बात करें तो टिटो, पूरा नहीं रहे तो शॉर्ट नाम जरूर याद रखो, टिटो। मिस्र का नासिर, इंडोनेशिया का सुकर्णो और घाना का वामे एनक्रूमा। तो नेहरू, टिटो, नासिर, सुकर्णो और एनक्रूमा, और देशों का नाम आपको याद रखना है साथ में। अच्छे से इनसे बात करोगे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना के 2 कारण लिखिए। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसकी आलोचना हुई, किस कारण से हुई? 2 प्रमुख कारणों की बात करें 2 नंबर के हिसाब से तो देखिए, आप पहले इस प्रकार से लाइन लिख सकते हो भी, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, कोई सिद्धांत नहीं है अभी। इसके चलते भारत अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने पक्ष को कभी स्पष्ट नहीं करता है। स्पष्ट नहीं करता है भारत भी, हाँ वो क्या क्या कर रहा है उस मुद्दे के ऊपर, उसका क्या विचार है, इसके ऊपर खुलकर कोई बात है वो नहीं करता है। तो इस सिद्धांत विहीन नीति के चलते भारत अपने हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने पक्ष को स्पष्ट नहीं करता है। जैसे हाल ही में देख लो भी, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, भारत कहां क्लियर कर रहा है सब कुछ भी, वो किसके साथ खड़ा है? वो तो कह रहा है लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी एक मुद्दे पर भारत का व्यवहार हमेशा समान नहीं रहा है। दूसरा, इतना ही आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना, शीत युद्ध के दौर में भी महाशक्तियों के जो गुटों में शामिल होने वाली जो बात थी कि देश की आलोचना झेलनी पड़ी थी कि भारत ने स्वयं 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो भाई आप अलग कैसे हो उनसे? अब यही बात तो अब भारत के ऊपर आरोप लग रहा है, भाई तू तो रसिया के साथ उसका अगर विरोध नहीं कर रहा था, अगर उसका साथ नहीं दे रहा तो खुलकर विरोध भी तो नहीं कर रहा, तो इसकी आलोचना होती है। तो ये 2, एक सिद्धांत विहीन है और दूसरा उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस नीति की भारत के संदर्भ में आलोचना होती है। इतना उत्तर पर्याप्त है 2 नंबर में। बाकी आप कम ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छूट है भैया आपको। यूं नहीं है भी जो टीचर ने कह दिया हूबू। अब आप अपनी तरीके से कैसे अच्छा लिख सकते हो, वही तो आपको अच्छे इस फेस्टिवल के अंदर मार्क्स दिला पाएंगे और अपना सपना सच कर पाएंगे, और जो हम अच्छे से करेंगे भाई। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है। गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को 2 बड़े फायदे डायरेक्ट रूप से हुए हैं। वो कौन से हैं उनकी बात कीजिए, बताने हैं आपको। 2 तरह से क्या फायदा हुआ? पहला है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिनसे उसका हित सधता था, यानी अपना फायदा दिखता था, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। तो अलग रहने के कारण अपनी मजबूती प्रदर्शित करता है इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेता है। और किस आधार पर लेता है? अपने हित को देखकर। आप अभी हमने आलोचना की बात की, अभी देख लो, भारत को पता है रशिया उसका पुराना मित्र रहा है और हमेशा मदद करता है, और अमेरिका नहीं करता, तो इसलिए वो रशिया का पूर्ण विरोध भी नहीं कर रहा है, साथ भी नहीं दे रहा तो विरोध भी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत अपना हित देख रहा है। दूसरा है इसका फायदे की बात भी, गुटनिरपेक्षता के कारण दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता है और न ही धौंस जमा सकता है, क्योंकि उसको डर रहता है भी अगर तूने इंडिया को इधर कुछ किया तो वो दूसरे गुट में कहीं न चला जाए। तो इससे सबको डर रहता है। तो भारत को ये बड़ा फायदा रहता है, बेफिक्र नहीं हो सकता कोई भी देश इंडिया को लेकर, न ही उस पर धौंस जमा सकता है। जैसे अभी अमेरिका पाकिस्तान पर धौंस जमा रहा है, लेकिन खुलकर भारत पर धौंस है वो नहीं जमा सकता है, उसे डर लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT के बारे में आप क्या समझते हैं? एक सिंपल संधि कई बार टिप्पणी के रूप में आ जाती है और आई हुई भी है बोर्ड में, तो पहले आप हेडिंग बना देना सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, फिर आप उसमें इस तरीके से आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, सीधा थ्योरिकल भी लिख सकते हो 2 नंबर में, और ऐसे नंबरिंग करके भी कर सकते हो। इससे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है टीचर के ऊपर। जब भी बड़ा उत्तर लिखना हो आप पैरे बनाकर लिख सकते हो, इस प्रकार नंबरिंग करके अलग अलग कोई बात है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ये नहीं है भी आपकी किताब में ऐसा नहीं दिया, पासबुक में ऐसा नहीं दिया, कोई हेल्प बुक में नहीं दिया तो आप नहीं लिखेंगे। यही तो शैली होती है, उत्तर लिखने की टेक्निक ही तो चेक की जाती है, खुद की भाषा का कितना इस्तेमाल किया और लिखने का तरीका क्या, जो हमें भीड़ से अलग करेगा। पहला है वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि है LTBT। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी, तीनों ही जगह
परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, 3 देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को के अंदर 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से तैयार करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, पहले भी अभ्यास कर चुके हो। अगर आज आपने वीडियो सुना है तो एक बार फिर अभ्यास हो गया, इतना तैयार कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ में भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जीत जाएंगे हम, अब की बार 90 पार कोई नहीं रोक सकता। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।